नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस चैनल पर और मैं हूं आलोक तिवारी। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं सबरीमाला मंदिर मामले की, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ के सामने चल रही है। लेकिन सुनवाई में अचानक व्यभिचार के मुद्दे पर यानी अवैध संबंधों पर बहस होने लगी। इतना ही नहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध संबंधों पर दिए गए उनके ही एक पूर्व निर्णय को अनेक प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्या यह केवल एक केस की बहस है या भारतीय न्यायशास्त्र की दिशा बदलने की एक नई शुरुआत? बहुत गंभीर चर्चा हुई है मित्रों, और यह केवल एक चर्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसा राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दा भी है जिसे गहराई से समझना हर जागरूक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बहस हमें यह भी बताती है कि संविधान की व्याख्या किस तरीके से और कितनी दूर तक जा सकती है। तो चलिए पूरे मामले को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आप सभी लोगों को मालूम है कि सबरीमाला मंदिर में जो ब्रह्मचारी देवता बैठे हैं, उसमें महिलाओं के प्रवेश को लेकर केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हालांकि इस मंदिर में केवल 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं के लिए ही मंदिर प्रशासन ने परंपरा के अनुसार प्रतिबंध लगा रखा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव मानते हुए सभी महिलाओं के लिए खोल दिया था। लेकिन मंदिर प्रशासन ने इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में यह कहते हुए अपील की थी कि जब प्रतिबंध केवल 10 वर्ष से ऊपर की बालिकाओं के लिए और 50 वर्ष तक की महिलाओं के लिए है, लेकिन 10 वर्ष से नीचे की बालिकाओं और 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए ब्रह्मचारी देवता के दर्शन करने के लिए कोई प्रतिबंध ही नहीं है, तो इसे महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं माना जा सकता, बल्कि यह मंदिर देवता के ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए सदियों से चली आ रही एक रीत और बनाया गया एक पारंपरिक नियम है। और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच कर रही है। मित्रों, आज मैं आपके सामने उसी मंदिर मामले की बहस के ऐसे संवेदनशील और गहरे संवैधानिक संदर्भ को लेकर के आया हूं, जो केवल एक बहस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे न्यायशास्त्र, हमारी परंपराओं और हमारी संवैधानिक सोच को सीधे सीधे चुनौती देता है। बहुत गंभीर बिंदु है मित्रों, और यह प्रश्न भी खड़ा हो रहा है कि क्या अदालतें अब कानून बनाने लगी हैं, धार्मिक विषयों के कानून बनाने लगी हैं? क्या संवैधानिक नैतिकता के नाम पर समाज की परंपराओं, मूल्यों और स्थापित सिद्धांतों को बदला जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या विदेशी लेखकों एवं विचारकों के लेख हमारे देश के कानून का आधार बन सकते हैं? ये बहुत गंभीर प्रश्न है मित्रों, और इसी प्रश्न को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद तीखी और महत्वपूर्ण बहस भी हुई है। भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के फैसले के पीछे की विचारधारा पर गंभीर आपत्ति ही उठाई है और सवाल भी खड़े किए। मित्रों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही केस है जोसेफ साइन वाला, जिसमें आईपीसी की धारा 497 अर्थात व्यभिचार, अडल्ट्री को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। एडल्ट्री यानी व्यभिचार को आमतौर पर धोखा देना, बेवफा होना या किसी के साथ प्रेम संबंधों में होना भी कहा जाता है। कानून के अनुसार एडल्ट्री का मतलब होता है कि एक शादीशुदा व्यक्ति का अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध स्थापित होना। व्यभिचार अभी भी दुनिया के बहुत से देशों में अपराध है, लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 जोसेफ साइन मामले में इसे अपराध की परिधि से बाहर कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि यह अब अपराध नहीं है, लेकिन यह आज भी तलाक लेने का एक वैध आधार बना हुआ है। क्या आप तलाक ले सकते हैं यदि आपको मालूम पड़ जाए कि आपके पति या पत्नी के अवैध संबंध है? तुषार मेहता ने इस निर्णय के परिणाम पर नहीं, बल्कि उसके पीछे की विचारधारा पर एक बड़ा सवाल उठा दिया है। उन्होंने अदालत के सामने कहा कि मैं एक नागरिक के रूप में चिंतित हूं, क्या यह वास्तव में भारतीय न्यायशास्त्र ही है? यह प्रश्न खड़ा किया उन्होंने कोर्ट में, और उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर आपत्ति जताई कि इस निर्णय में कई विदेशी और कुछ भारतीय लेखकों के विचारों को स्थान भी दिया गया है, और उपलब्ध विश्लेषण के अनुसार यदि देखा जाए तो निर्णय में विदेशी लेखकों की संख्या स्पष्ट रूप से अधिक दिखाई देती है, करीब करीब शायद 9 या 10 है। मित्रों, यह भारतीय न्यायिक इतिहास के लिए भी एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अनेक विदेशी लेखकों और कुछ भारतीय लेखकों के विचारों को उद्धृत किया है, और जब ऐसे विचार न्यायालय के निर्णय का हिस्सा बनते हैं तो वे भविष्य में एक
प्रेरक तर्क के रूप में, मतलब दूसरों को भी सहमत कराने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। यह भी एक चिंतन का विषय खड़ा हुआ है यहां पे। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि इस जोसेफ साइन केस में जिस लेखिका की बात को उद्धृत किया है कोर्ट ने, वह जेएनयू की एक प्रोफेसर निवेदिता मेनन है, जिनके एक विवादास्पद बयान में कश्मीर को लेकर भारत की स्थिति पर गंभीर सवाल भी खड़े किए गए थे। उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो कब्जा नहीं कर सकता एक हिस्से पर, और यहीं से शुरू होती है असली बहस संवैधानिक नैतिकता बनाम सामाजिक नैतिकता की। मित्रों, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के फैसले में कहा गया है कि सामाजिक नैतिकता नहीं बल्कि संवैधानिक नैतिकता ही कानून का मार्गदर्शन करेगी। मतलब आपके समाज में कुछ भी हो, वो संविधान की ही बात मानी जाएगी। और इसका अर्थ यह निकाला गया कि अगर समाज किसी चीज को गलत मानता भी है, जैसे व्यभिचार को, दूसरे से संबंध बनाने को, तो भी वो व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का हिस्सा ही माना जाएगा। यह निर्णय कहा है कोर्ट ने। और आप जरा सोचिए कि अगर विवाह के भीतर भी व्यभिचार को एक निजी चुनाव माना जाएगा, स्वतंत्रता मानी जाएगी, और अगर पति कहे कि मैं अपनी पसंद की महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता हूं, यह मेरी निजी स्वतंत्रता है, और पत्नी भी यही बात कहे, भले वो अपराध की श्रेणी में ना आता हो, ना आए, लेकिन क्या इससे विवाह जैसी पवित्र संस्था की नींव नहीं हिल जाएगी? ये बहुत गंभीर प्रश्न है मित्रों, इस निर्णय के बाद खड़े हुए हैं। और मेरे विचार से तो सुप्रीम कोर्ट की व्यभिचार की इस संवैधानिक परिभाषा ने बहुत से घर तोड़ने का काम प्रारंभ भी कर दिया है। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन क्या वह समाज की संरचना को तोड़ने की अनुमति भी देता है? यही इस पूरे विवाद का मूल प्रश्न है, और गंभीर प्रश्न है मित्रों, क्योंकि कानून के अनुसार आप इस व्यभिचार के कृत्य के आधार पर केवल तलाक की मांग कर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर व्यभिचार कर भी रहा है पति पत्नी में कोई, तो आप खाली तलाक मांग सकते हैं, अपराध नहीं है। और तुषार मेहता ने इसी बिंदु पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वफादारी को प्रतिसत्तात्मक सोच कहना सही होगा? क्या विवाह का मूल आधार ही आपसी निष्ठा नहीं है कि आपसी निष्ठा ही तो विवाह का मूल केंद्र मानी जाती है? और यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई, जिस पर न्यायाधीशों ने भी अपनी चिंता जताई, जजों ने भी कहा है कि बहुत चिंताजनक बात है। और सुनवाई में तो एक जज ने कहा है कि अगर यह तर्क मान लिया जाए तो फिर पितृत्व का सिद्धांत भी प्रभावित हो सकता है। विवाह में व्यभिचार तो संतान के पितृत्व पर भी सवाल खड़ा कर देगा। और दूसरे जज ने वही पूछा है कि अगर व्यभिचार स्वतंत्रता का हिस्सा ही मान लिया गया है तो फिर तलाक का आधार वो कैसे बना रह सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो व्यभिचार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना है, तो फिर तलाक का आधार भी नहीं बन सकता। ये भी प्रश्न खड़े हो गए मित्रों। इस बहस में बात चल रही सबरीमाला की, लेकिन व्यभिचार पर भी सवाल खड़े हो गए। और मित्रों, ये केवल कानूनी सवाल नहीं है, ये सामाजिक स्थिरता और परिवार की संरचना से जुड़े हुए बहुत गहरे प्रश्न हैं। और इस बहस में एक और बड़ा मुद्दा उठ खड़ा हुआ है कि क्या भारतीय न्यायालयों को अपने निर्णय देते समय विदेशी लेखकों के विचारों के स्थान पर भारतीय दर्शन, भारतीय विचारकों और भारतीय सामाजिक संदर्भों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? क्योंकि आप भारत में निर्णय दे रहे हैं, भारत के हिसाब से निर्णय दे रहे हैं। क्या हम अपने देश के कानून को विदेशी विचारधाराओं के आधार पर चलाना चाहते हैं? यह भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है मित्रों। या फिर हमें अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपने संविधान की मूल भावना के अनुसार न्याय करना चाहिए? अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, और यह पूरा विवाद केवल एडल्ट्री तक ही, केवल व्यभिचार तक ही सीमित नहीं है मित्रों, क्योंकि यही संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत कोर्ट ने सबरीमाला जैसे मामलों में भी लागू कर दिया था। जब अपना निर्णय दिया था उन्होंने 2018 में, तो यही संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत बता दिया था। यानी एक प्रकार से यह कानूनी दर्शन बन चुका है जो भविष्य के कई निर्णयों को भी प्रभावित करेगा। तो मित्रों, अब फैसला आपको करना है। क्या संवैधानिक नैतिकता के नाम पर पूजा पद्धति और समाज की परंपराओं को भी बदला जाना चाहिए? क्या न्यायपालिका को इतनी व्यापक व्याख्या करने का अधिकार होना चाहिए? यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्या हम अपने न्याय शास्त्र को भारतीय मूल्यों और दर्शन पर आधारित रखना चाहते हैं, या विदेशी लेखकों और वैश्विक विचारधाराओं के आधार पर निर्णय देना चाहते हैं? क्योंकि यह केवल एक मंदिर की सांस्कृतिक परंपरा या एक कानून की बात नहीं है, यह महिलाओं के साथ भेदभाव की भी बात नहीं है। यह भारत के भविष्य के न्यायशास्त्र की दिशा तय करने वाला एक बड़ा और कठिन सवाल है। मित्रों, आपके इस पूरे मामले में क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।